हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। एक्चुअल में हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का क्या मतलब है उसको जानते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको क्लासिकल लॉज एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसके कुछ ना कुछ फ्लॉज थे, कुछ फेल्यूअर्स थे क्लासिकल मैकेनिक्स के, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सके। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अल्टीमेटली एक्सप्लेन हुई थी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज से। सिमिलरली हमने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी, उसके ऊपर रिसर्च करी, तो ये देखा गया कि वहाँ के जो रिजल्ट्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स के जो लॉज हैं उसके साथ मैच कर रहे हैं। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करा था, क्वांटम मैकेनिक्स ने जिस लॉज के बेसिस पे, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच कर रहे थे, क्लासिकल लॉज नहीं मैच कर रहे थे। वहां से फिर हमें पता लगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स प्रूफ नहीं कर पाई थी। उसके करके हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आई थी। ठीक है। ये दो हमारे पास फिनोमेनास थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। they were actually not explained by the classical mechanics, so they are just going to explain with quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स के साथ वो एक्सप्लेन हुए। वहां से जब आइंस्टाइन जी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर डिस्कशन करी, अपने रिजल्ट शो करे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर लाइट हमारे पास क्या बिहेव कर रही है, वहां पे पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रही है। लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर के जैसा बिहेव करे। क्लासिकल बोलता था कि लाइट जो है वो हमारे पास क्या है, वेव नेचर है, पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शो हुआ कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं, वो एनर्जेटिक पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, फोटॉन्स। फोटॉन्स नाम के जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसका मतलब लाइट वेव तो है ही है, वो तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग तो है ही है। अब क्वांटम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। दैट मीन्स अब लाइट जो है वो डुअल करेक्टर लेके बैठी है। ठीक है। लाइट हमारे पास क्या है, डुअल करेक्टर लेके बैठी है। अब हमारे पास बेसिकली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फिर उसके बाद जब अब नया टॉपिक छिड़ गया, अब नया टॉपिक क्या हुआ कि लाइट का डुअल करेक्टर आ गया जी, है ना। रिसर्च चली हुई थी, रिसर्च के आगे जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते गए, इसी को तो रिसर्च बोलते हैं ना, पीएचडी इसी को तो बोलते हैं कि आप नई चीजें कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते करते एक नई चीज पता लगी कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। अब उसके ऊपर फिर अगला बंदा काम करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ भाई ये उस जमाने का हॉट टॉपिक है, या फिर ये अच्छी रिसर्च हो सकती है अगर हम इस टॉपिक के ऊपर। तो एक बंदे ने जो रिजल्ट शो करे, उस रिजल्ट में के लोग क्या करते हैं, उसमें जो फेल्यूअर निकाल देते हैं और फेल्यूअर निकाल के फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास रिसर्च जो है वो चली रहती है ना। तो फेल्यूअर होना भी बहुत जरूरी है। फेल्यूअर होगा क्योंकि कुछ थ्योरीज किसी पर्टिकुलर चीज पे वैलिड है, तो कहीं पे वो चीज वैलिड नहीं भी हो सकती। जैसे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है तो वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पा रही है, फिर उसके बाद आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हो, है ना। ये करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। यहाँ पे भी हमारे पास यही होता है कि जब भी उस टाइम पे रिसर्च चली हुई थी, देखो रिसर्च कहाँ पे हो रही थी, तो बात आ गई अब लाइट के ऊपर। अब लाइट के ऊपर डिस्कशन हुई कि लाइट अगर डुअल कैरेक्टर है, अब वहां पे साइंटिस्ट का फिर दिमाग करा कि अगर लाइट वेव नेचर तो थी पहले से, अब पार्टिकल्स नेचर भी उसमें शो हो रहे हैं, मतलब पार्टिकल भी है उसके ऊपर जो कि फोटॉन्स हैं। तो कहता अगर लाइट अगर डुअल कैरेक्टर लेके बैठी है, लाइट अगर हमारे पास डुअल कैरेक्टर लेके बैठी है, तो क्यों ना जो हमारे पास मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो मैटर वेव्स होती हैं, वो भी तो कहता है डुअल कैरेक्टर लेके हो सकती हैं। वो भी तो हमारे पास क्या हो सकती हैं, डुअल कैरेक्टर उनमें भी हो सकता है। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज कि हमारे पास अब मैटर जो पार्टिकल्स हैं, मटेरियल्स जो हैं, वो भी हमारे पास क्या बिहेव करेंगे, वो वेव नेचर भी शो करेंगे और वो पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे, है ना। अब ये किसने बताया था, यहाँ पे हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी, मतलब जस्ट एक इमेजिनेशन दी कि अगर लाइट, क्योंकि उस टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ हो चुका था, अब कहते हैं कि अगर लाइट जो है अगर वो डुअल कैरेक्टर बिहेव कर रही है, तो लाइट किसके ऊपर पड़ेगी, एक मटेरियल के ऊपर ही पड़ेगी। कहते हैं वो जो मटेरियल है उसमें वो भी तो पार्टिकल से मिलके बना होता है। इतना तो पता ही है कि मैटर, कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से तो बन के बना होता है, मिलके बना होता है। ठीक है। मतलब कि हर एक मटेरियल में हमारे पास क्या रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स जो है वो रहते हैं। अगर वहां पे मैटर अगर पार्टिकल से मिलके बने तो मैटर वेव की तरह भी बिहेव करना चाहिए।
क्योंकि लाइट वेव पहले से थी, उसका पार्टिकल शो हुआ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो मैटर जो है वो पार्टिकल पहले से है उसके अंदर, अब मैटर जो है वो वेव नेचर भी हो सकती है। ये जस्ट एक हाइपोथेसिस की गई, किसके द्वारा? लुइस डी ब्रोगली नेम साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, सो लुइस डी ब्रोगली जो है उसने अपनी क्या दी? हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस दी। अब वो क्या हाइपोथेसिस थी डी ब्रोगली की? वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को लेके कि जो मैटर होता है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो मैटर है, मैटर कैन हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर। ओके, सो मैटर जो है उसके पास पार्टिकल भी है और वेव कैरेक्टर भी है। लाइट के पास तो है ही है। अब लाइट से उसने हाइपोथेसिस कहाँ पे लगाई? अपनी इमेजिनेशन लगाई मैटर के ऊपर कि मैटर के पास भी हमारे पास क्या है? पार्टिकल भी है और वेव कैरेक्टर भी है। आई होप आप इस चीज को थोड़ा सा बैकग्राउंड अंडरस्टैंड कर पाए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। तो यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसका फॉर्मूला और इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये हाइपोथेसिस है, पहले तो इसको देखो कि ये जस्ट एक इमेजिनेशन है। अब कैसे हुआ देखो, अब जो हमारे पास मैटर है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो हम लोग कैसे शो कर सकते हैं? इसकी हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वो फॉर्मूला है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं। पी मीन्स मोमेंटम, क्या होता है? पी होता है हमारे पास मोमेंटम, और एम वी क्या है? एम इज गोइंग टू बी नोन एज एन अ मास ऑफ दैट पार्टिकल। कोई भी हमारे पास पार्टिकल हो सकता है ना, और उसके बाद v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, अब बेसिकली बात क्या भी है, हमारे पास साइंटिस्ट थे दो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लैंक्स लॉ आया था और एक हमारे पास क्या था? आइंस्टाइन्स। अब आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या था? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स हमारे पास क्या होता था? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। दिस इज द आइंस्टाइन्स theory of relativity, that how the energy is going to relate with the mass। उसने बोला था कि अगर मास लॉस हो रहा है ना हमारे पास, तो एनर्जी लॉस हो रही है, मतलब मास और एनर्जी एक ही चीज है। उसने ऐसे बताया था। किसने? साइंटिस्ट हमारे पास कौन से थे? आइंस्टाइन जी। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हमारे पास रहता है, ये पहली इक्वेशन आ गई। और E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और E इज इक्वल्स टू एच न्यू ये किसने बताया था? दिस सेकेंड इक्वेशन कम्स फ्रॉम द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। सो प्लैंक्स क्या? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स जो एनर्जी होती है हमारे पास एक पार्टिकल की, एक फोटॉन्स की जो प्रेजेंट था लाइट के बीच में, वो कितना था? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। सिर्फ एक पार्टिकल की एनर्जी है ये। अगर हमारे पास 10 पार्टिकल्स होते, 10 फोटॉन्स होते, तो उनकी एनर्जी कितनी होती? E इज इक्वल्स टू 10 एच न्यू। टोटल एनर्जी कितनी होती? 10 एच न्यू। मैंने बताया था एन एच न्यू जो है वो हमारे पास क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है। सो बेसिकली दो इक्वेशंस आ गई, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एंड E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन कम्स फ्रॉम, अब इसका पे लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, दिस इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस। ठीक है, एंड E इज इक्वल्स टू एच न्यू, दिस इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ। सो ऑन कंबाइनिंग these two, what we get? That h nu that is equals to mc square, that h nu that is equals to mc square. Now nu is going to be known as a frequency. What is nu? Nu is known as a frequency. What is the relation between frequency and wavelength? So the relation between frequency and wavelength is nu is equals to c upon lambda. न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है जब आप वो वेव्स पढ़ते होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब हमारे पास क्या है? अगर मैं यहाँ पे एच सी बाय लैम्डा पुट कर दूं, बिकॉज मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह पे सी बाय लैम्डा पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एम सी स्क्वायर। अब यहाँ से एक सी से एक सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? एच अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू एम सी। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। और यहां से अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूं तो लैम्डा कितना निकल जाएगा? एच अपॉन एम सी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई ये तो आई लाइट के लिए। लाइट में क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स। अब जाने कि अच्छा ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है? अगर हम ये लाइट के लिए भी निकाल लिया है, दिस इज बेसिकली फॉर फोटॉन्स। ये फोटॉन्स हैं
जो बेसिकली प्रेजेंट है हमारे पास लाइट में। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी का क्या मतलब है कि लैम्डा इज द वेवलेंथ जो कि एक वेव नेचर को शो कर रही है कि उसके पास एक वेव नेचर है, एंड एम सी मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब लाइट जो है उसमें जो फोटॉन्स है ये अब उनके बारे में उसका वेव करेक्टर को शो कर रही है। डी ब्रोगली ने क्या बताया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, मतलब ये जो फोटोन है हमारे पास उसके वेव नेचर को यहाँ पे शो किया जा रहा है। यानी कि फोटोन पार्टिकल तो था ही था, अब साथ में हमारे पास क्या आ गया, वेव नेचर भी आ गया। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी आ गया। अगर मैं इसको फॉर मैटर के लिए लिखना चाहूँ, फॉर मैटर lambda is equals to h upon mv. c is basically the speed of light which is fixed 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। आप लिख सकते हैं c is equals to speed of light which is equals to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो तो लाइट के लिए हो गया ना। सो लाइट में तो फोटोन्स होते हैं, यानी कि फोटोन्स का वेव नेचर शो कर रहा है। फोटोन पार्टिकल तो है, अब वो पार्टिकल सीधा नहीं आएगा, वो वेव भी थोड़ा थोड़ा शो करेगा, थोड़ा थोड़ा वेव मोशन भी शो करेगा। ठीक है, सो ये हो गया कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी, एच अपॉन एम सी। अगर मैटर के लिए देखा जाए, अगर मटेरियल के लिए देखा जाए, कोई भी हमारे पास एक मैटर है ना, अब वो मैटर का अगर देखा जाए तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, सी की जगह पे आपको वी लिखना है। वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल हो सकता है वो, पर वो फोटोन नहीं होगा। फोटोन के लिए तो फिक्स था बिकॉज वो लाइट में थे। अब लाइट में नहीं होने की वजह से ये पार्टिकल कोई भी हो सकते हैं अदर देन सकते, जैसे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेलोसिटी लिखोगे क्योंकि वो फिक्स नहीं है ना उसकी वेलोसिटी। स्पीड ऑफ लाइट इसमें थोड़ी वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी जो है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं फॉर मेटल्स के लिए। सो वी इज नोन एज एन वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ओके, सो ये हमारे पास आ गया फॉर मैटर के लिए। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, रिलेशन है जो हमारे पास ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल है उसके साथ वेव एसोसिएटेड रहती ही रहती है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी लिखना चाहूँ तो आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, सो अब ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो हाइपोथेसिस दी गई डी ब्रोगली के द्वारा, इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देखते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है क्या है ये। देखो, अब लैम्डा और मास का इनवर्स रिलेशन पता लगा है यहाँ से। लैम्डा जो है वो इनवर्सली रिलेटेड टू मास है। मास उस पार्टिकल का, जो भी आप वो पार्टिकल कंसीडर करें, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ले रहे हैं, है ना। अब अगर किसी का मास ज्यादा है, कोई भी आपके पास एक मटेरियल है, अगर उसका मास ज्यादा होगा तो उसका वेव कैरेक्टर कम होगा। दैट्स वाई ये, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, अब ये पेन जो है इसका मास ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बजाय ये जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं, एक होती है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, एक होती है मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। सो जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं, जो बड़े बड़े बॉडीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास पेन हो गया या फिर बॉल हो गई, जो भी हम नेक्ड आइज के साथ देख सकते हैं, उनका मास ज्यादा होता है। अब उनका मास ज्यादा होने की वजह से उनके वेव कैरेक्टर थोड़ा कम शो होता है, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेव कैरेक्टर। अगर मैं इस पेन को यहाँ से ऐसे फेंकूंगा तो ये स्ट्रेट जाएगा, ऐसे ऐसे मोशन करता हुआ नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर मैं इस पेन को यहाँ से ऐसे फेंकूंगा तो वो जैसे मैंने इसको फेंका है वो उसी डायरेक्शन में एक ट्रांजेक्टरी फॉलो करता हुआ जाएगा। ठीक है, मतलब वो इस तरीके से एक वेव मोशन करता हुआ नहीं जाएगा। इस क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है और इसका वेवलेंथ कम होगा, इसका वेव कैरेक्टर कम होगा। अगर यही मैं एक छोटे से पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, जिनको हम नेक्ड आइज के साथ विजिबल नहीं कर सकते, नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते, वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल और इवन हमारे पास वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना। आप कुछ में किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अब वो जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनका मास क्या होता है? बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इन 10⁻³ किलोग्राम। बहुत ज़्यादा स्मॉल मास है, 0.0000000 समथिंग है, अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो अगर किसी का मास बहुत ज्यादा कम होगा तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा वेव नेचर, वही बात है ना, हल्का जो हल्की चीज जो होगी वो अच्छे से डांस करती हुई जाएगी। तो लाइक दिस, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा हल्का है, बहुत ज्यादा स्मॉल वेट है, तो वो वेव करेक्टर शो करेगा। ठीक है, सो वो हमारे पास क्या शो करेगा? वेव वेक्टर शो करेगा, इस करके उसका लैम्डा ज्यादा होगा। दैट्स वाई जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं उनमें आपको जो है वो वेव करेक्टर नजर में आता है।
जैसे कि फोटॉन्स में आया, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है, एनर्जेटिक पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन्स में आ सकता है, प्रोटॉन्स में आ सकता है, इवन आपके पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स वो इटसेल्फ स्मॉल हैं, तो उनमें भी आपको ये वेव फैक्टर देखने को मिल सकता है। पार्टिकल्स तो हैं ही हैं, और वेव फैक्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बड़े ऑब्जेक्ट लाइक बॉल, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक बैट बॉल होता है, बॉल, अगर मैं बॉल को यहाँ से ऐसे फेंकूंगा, कोई भी ऐसे मैक्रोस्कोपिक बॉडी को, तो वहां पे आपको वेव नजर नहीं आएगी, वो बॉल ऐसे डांस करती हुई नहीं जाएगी। यही रीजन है, यही हमारे पास एक रिलेशन है। ये समझाना चाहता है, दिस इज बेसिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, कि ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ वैलिड है माइक्रोस्कोपिक के लिए। ठीक है, सो मैंने जितना भी आपको ये बात बताई, आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। मेरा काम सिर्फ आपको यहाँ पे समझाना है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ जाता है हमारे पास। अच्छा, अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि ये तो थी एक हाइपोथेसिस, अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटल वे में चलें, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब बेसिकली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे हमारे पास ये तो एक हाइपोथेसिस थी, अब इसको डेविसन एंड जर्मर, जहां पे दो नेम मैं बता रहा हूं आपको साइंटिस्ट के, डेविसन एंड जर्मर। ठीक है, डेविसन एंड जर्मर, ये दो हमारे पास साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या करा कि जो भी हमारे पास हाइपोथेसिस डी ब्रोगली के द्वारा दी गई, इन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना कहा। मतलब उन्होंने देखा चाहा कि जो हाइपोथेसिस दी गई है क्या वो सच भी है कि नहीं है, कि वैसे ही अपनी तरफ से इमेजिनेशन देती है ना। हाइपोथेसिस मीन ऐसे इमेजिन करना। सो अब बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, डेविसन और जर्मर ने। तो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ सेटअप बनाया अपना। अब वो क्या सेटअप बनाया वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दिस इज द सेटअप। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल पिक्स ले रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन पैटर्न बताया। देखो, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे बेसिकली यूज करे हैं पार्टिकल्स, है ना। वो मटेरियल पार्टिकल्स ही है, एक मैटर के अंदर ही होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जैसे लाइट में तो हवा में उड़ते हुए आएंगे नहीं, लेकिन लाइट में तो फोटॉन्स होते हैं। तो जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास मान लो टेबल है या कुछ भी है, इनके अंदर वो एटम से मिलके बने हैं। जैसे कार्बन एटम से मिलके बना है, तो कार्बन के अंदर एटम्स होते हैं। अब एटम्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा मेन मकसद क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है। ये तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसके ऊपर कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। वो तो ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेरिमेंटली देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स को हम स्ट्राइक करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, उसके ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे तो वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के क्या बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन जहां कहीं भी हमारे पास स्ट्राइक करा, मान लो एक स्क्रीन थी तो यहाँ पे स्ट्राइक करा तो यहाँ पे आपको एक सिंगल स्पॉट नजर आएगा। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ स्ट्राइक करा तो यहाँ पे आपको स्पॉट नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड द सिंटिलेशन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटिलेशन। ठीक है, सेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करा, वहां पे आपको उसी जगह पे आपको स्पॉट नजर आएगा, वो चमकता हुआ स्पॉट नजर आएगा। बिकॉज जिंक सल्फाइड यूज कर रखा है, वो आपको क्या करता है, जो भी उसके ऊपर स्ट्राइक करता है वो चीजों को वहां पे चमका देता है। मतलब आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है एक तरह से। तो वहां पे सेंटिलेशन, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा था। पार्टिकल का मतलब कि वो एक पार्टिकल है, तभी वो एक ही जगह पे फिक्स रहा, वो इधर उधर हिला जुला नहीं। ठीक है, जहां पे वो स्ट्राइक करा वो उसी जगह पे फिक्स रहा। लेकिन जब हमने उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया गया डेविसन और जर्मर के द्वारा, तो वहां से हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पे फिक्स ना होके वो थोड़ी सी रिंग्स बना रहा है, जैसे सर्कुलर रिंग्स वहां पे बन रही है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। कैसे होता है, इन्होंने सेटअप कैसे बनाया, सबसे पहले हमारे पास था लैंप, है ना। लैंप हमने यूज किया जिसके अंदर फिलामेंट है हमारे पास, टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास होगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको पेन को चेंज करूँ, यहाँ पे हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट हमने यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, अब टंगस्टन फिलामेंट से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जैसे आप लैंप को ग्लो करोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स की बीम इजेक्ट होगा।
टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम एक स्लिट से पास कर रहे हैं, क्यों? ताकि हम एक शार्प स्मॉल एरिया से, जब स्मॉल पिन होल से जब हम इतने बड़े इलेक्ट्रॉन्स को पास करेंगे तो वो एक स्पीड बढ़ जाएगी उनकी। स्मॉल पिन होल से देखा ना आपने, जब हम, अब मान लो, जैसे आप मान लो लाइफ एग्जाम्पल देते हैं, मान लो आपके पास पाइप है पानी की। अब जब आप उसको आगे थंब रख लेते हैं तो वो एकदम से प्रेशर से पानी जाता है। जब पाइप का आगे होल जो है वो ज्यादा मोटा होगा तो उससे पानी जो है वो इतना ज्यादा प्रेशर में, स्पीड में नहीं जाता, वो धीरे धीरे जाएगा, है ना। तो सिमिलरली ऐसे ही अगर स्मॉल पिन होल से किसी चीज को हम पास करेंगे तो वो ज्यादा, एक तो प्रेशर वे में जाता है, स्पीड वे में जाता है। तो ऐसे ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो हम यहाँ से पास करेंगे तो वो एकदम से एनर्जेटिक हो जाएंगे, वो पार्टिकल जितने भी उससे स्मॉल पिन होल से पास करेंगे, और वो निकल के क्रिस्टल के साथ जाके स्ट्राइक कर रहे हैं आगे। ठीक है, निकल का हमने क्रिस्टल लिखा है। निकल क्या है हमारे पास? एक मेटल है, ठीक है ना। ट्रांजिशन मेटल में पढ़ते होते हैं हम लोग। तो निकल जो है वो हमारे पास एक मेटल है। तो जब भी हम मेटल के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेटल जाने किसके लिए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम्स को फर्दर इजेक्ट करना। अब इलेक्ट्रॉन्स को आप इजेक्ट कर रहे हो निकल के साथ, तो निकल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे फर्दर, और वो और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। जितने ज़्यादा ये एनर्जेटिक हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे उसके आगे हमने स्क्रीन लगाई होगी, ठीक है, और उस स्क्रीन के ऊपर जाके आप देखेंगे कि डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स बन रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेव नेचर शो कर रहा है, तभी वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स बन रहे हैं। डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है वो तभी होती है हमारे पास, आपने लाइट के केस में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस तभी होती है जब लाइट हमारे पास किस तरह का वेव करे, वेव नेचर की तरह बिहेव करे, है ना। सो यहाँ पे भी हमारे पास सिमिलरली, अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स के केस में देखा, इलेक्ट्रॉन्स की इंजेक्शन करी वहां पे, तो स्क्रीन पे हमारे पास इस तरीके से सर्कुलर रिंग्स बन रही थी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सर्कुलर रिंग्स थी, ये जो हमारे पास सर्कुलर रिंग्स जो यहाँ पे हमारे पास बन रही हैं, ये आपको शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह पे फिक्स नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स सारी जगहों पे मोशन कर रहा है। इसका मतलब कि वो वेव मोशन शो करता हुआ जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक वेव की तरह वे हमारे पास मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे एक पार्टिकल होता है ना, अब ये पार्टिकल जो है वो इस तरीके से वेव मोशन शो करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ होगा, फिर इस तरीके से मोशन करता हुआ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से करता हुआ जाएगा। ये हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास एक एटम होता है, लेट अस से हमारे पास ये एक एटम है। अब यहाँ पे जस्ट वेट, या अब यहाँ पे जो एटम है हमारे पास, अब इसके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो भी हमारे पास इस तरीके से एक वेव मोशन शो करता हुआ जाता है, ऐसे 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 हमारे पास वेव मोशन करता है। एक प्रॉपर ट्रांजेक्टरी नहीं आप बोल सकते उसको, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास वेव मोशन एसोसिएटेड है। यानी कि अब इस ये जो रास्ता उसने नया तय किया ना इस तरीके से साइनोसोडियल वेव्स की फॉर्म में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, ठीक है। सो यहाँ से पता लगता है कि हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया डिवीजन और जर्मर के द्वारा, तो यहाँ से पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसने डाइफ्रैक्शन पैटर्न शो किए हैं, डाइफ्रैक्शन रिंग्स बनी है वहां पे। तो इससे पता लग गया कि हमारे पास वहां पे वेव करेक्टर तो है उसके अंदर कुछ ना कुछ। अब जब ये एक्सपेरिमेंट हमने एक्सरेज के द्वारा किया गया, जब हमने, जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अगर हम यही चीज लाइट की फॉर्म में अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, लाइट हमने कौन सी यूज कर रहे हैं? एक्सरेज, रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब कहता है जब ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रॉन्स पास करें, मतलब एक पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा। अब अगर हम यही चीज मैं रेडिएशन के द्वारा करूं, सिंपल हमारे पास एक्सरेज अगर मैं पास करूं, तो याद रखना एक्सरेज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। अब उनके अंदर फोटोन्स होते हैं। अब बेसिकली जब ये एक्सरेज के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सरेज में भी सिमिलरली डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स जो है वो हमें ऑब्जर्व हुए। तो क्या रिजल्ट्स हैं इनके, ये देखो नीचे यहाँ पे हमारे पास इस तरीके के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे शो होते हैं। एक्सरेज में भी सेम डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, और इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी हमारे पास सेम डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स जो है वो यहाँ पे दोनों के सेम बन रहे हैं। तो इससे हमें पता लगा कि जो हमने एक मटेरियल पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया, मतलब पास करवाया, बम्बार्ड करवाया एक मेटल से, और वहां पे डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स बने। सिमिलरली जब हम रेडिएशन को स्ट्राइक करवाएंगे तो रेडिएशन के भी वही पैटर्न बने, और वो भी एक्सरेज के मैटर करे। जो एक्सरेज हैं उनके हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का सेम डाइफ्रैक्शन पैटर्न बना, इवन इन दोनों की वेवलेंथ भी सेम आई। जो एक्सरेज की वेवलेंथ थी वही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ भी ऑब्जर्व की गई इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो इससे पता लगा कि जो एक्सरेज हैं और जो एक रेडिएशन है वो तो हमारे पास डुअल करेक्टर है ही है। अब हमारे पास मैटर भी डुअल करेक्टर वाले हो गए। जो मैटर था वो भी हमारे पास अब डुअल करेक्टर हो गया, वो लाइट भी है, सॉरी वो पार्टिकल नेचर भी है, और हमारे पास वेव नेचर भी है। तो ये था डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो अब
ये था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इससे पता लगा कि जो डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वो हमारे पास बिल्कुल सही निकली। ठीक है, वो हमारे पास क्या निकली, बिल्कुल सही निकली। और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा लैम्डा के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूलाज को मैं अलग अलग फॉर्म्स में लिख के बता रहा हूं। मैंने कहा ना एक फॉर्म में याद रखा करो, दूसरी फॉर्म आप बना सकते हो इजीली। ठीक है, सो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है डेट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, अब ये जो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी है, इसको मैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी भी लिख सकता हूँ। ये दूसरी पहली फॉर्म हो गई, मतलब एक फॉर्मूला था और फॉर्मूले को मैंने एच अपॉन पी, पी इज अ मोमेंटम। मान लो आपको मास और वेलोसिटी न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा हुआ, आपको मोमेंटम दे रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला याद रख लो चाहे। ठीक है, और बाकी फॉर्मूलाज आप बना सकते हो, उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हो। अच्छा, अगर मैं इस डी ब्रोगली को एक मैं मैटर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैटर के अंदर मैं एक पार्टिकल कंसीडर कर लेता हूँ, है ना, वो मैं लेता हूँ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस में आपको ये चीज़ फॉर्मूला समझाऊं, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है ना। और वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो कि जो स्मॉल ये जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये कभी अपनी जगह पे स्टैटिक पोजीशन पे नहीं रहते, कभी भी एक जगह पे रुके हुए नहीं होते, ये हमेशा मोशन करते रहते हैं। ठीक है ना, ये हमेशा मोशन करते रहेंगे। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं उसको ई से डिनोट कर रहा हूँ, याद रखना मैं यहाँ पे जो ई वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए कर रहा हूँ। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, अगर मैं इस फॉर्मूले को, ये मैं आपको आगे क्वांटम जब पढ़ाऊंगा दोबारा, जब हमें असली वाली क्वांटम स्टार्ट करेंगे, ये तो अभी जस्ट एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझे बिना आप आपके क्वांटम में नहीं थोड़ा सा सोच सकते कि क्वांटम है क्या, ओरिजिन कैसे हुआ। तो मैं अब तक ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से हमारे पास क्या हुए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स किए गए, स्टडीज की गई, रिसर्च की गई, तब जाके हमारे पास एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की जरूरत पड़ी, अलग ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी, नॉट केमिस्ट्री, मैकेनिक्स की अलग ब्रांच की जरूरत पड़ी, और वो थी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स, इन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए। ठीक है, सो ये देखो, सो हाफ एम बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास अगर मैं इसको हाफ, इसको मैं एम से क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं और एम से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय एम। अब ये जो ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, ये क्या होता है, मोमेंटम होता है। आपको मैंने बताया था कि मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एम का स्क्वायर है और वी का स्क्वायर है, तो मैं मोमेंटम का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मोमेंटम का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, हाफ पी स्क्वायर बाय एम। क्या बन जाएगा, हाफ पी स्क्वायर बाय एम लिख सकता हूं मैं इसको। अब यहां से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, पी स्क्वायर की निकालो पहले, तो ये बन जाएगा 2m ई। ये दोनों 2 और m नीचे थे, ये इस साइड जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2m ई बन जाएगा। और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m ई का अंडर रूट आ जाएगी। अब ये मेरे पास मोमेंटम का वैल्यू आ चुका है। अब आपके पास क्या थी, ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम, एच अपॉन पी था ना, ऊपर वाला जो डी ब्रोगली इक्वेशन थी यही थी। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एच अपॉन 2m ई का अंडर रूट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई भी लिखा जा सकता है। एक तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो कि दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m। ये हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे रहता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे कई बार आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी की, मास आपको पता ही होगा उस इलेक्ट्रॉन का कितना है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब एक फॉर्मूला मैं आपको एक फॉर्म और बताता हूँ इसकी, जो अक्सर हमें देखने को मिलती है। क्या फॉर्म होता है वो हमारे पास, देखो, अब हमें एक चीज पता है कि दैट काइनेटिक एनर्जी जो मैंने लिखा है ई, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स जो है मान लो वो मोशन कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से मोशन करो, उसका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करा होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है ना। एक पोटेंशियल डिफरेंस नाम की चीज होती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रखा है, कितना पोटेंशियल है उसके पास।
तो लेट अस से कैपिटल V एक पोटेंशियल है, तो मैं लिख दूंगा जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू ईवी। ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे हम बोलते हैं, वो यही तो होता है कि मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर रखा है तो उतना उसका ईवी, ठीक है, उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी। तो ई उसके ऊपर चार्ज होता है, वी उसका पोटेंशियल होता है। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, इतना चार्ज होता है हमारे पास। चार्ज की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ईवी के बराबर भी आ सकती है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना दूंगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2m ईवी √2m EV लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया? EV लिख दिया, ठीक है। सो H अपॉन √2m EV भी लिखा जा सकता है। ये हमारे पास थर्ड फॉर्म आ गई। तो ऐसे बहुत सारी फॉर्म्स हमारे पास बेसिकली रहते हैं। V क्या है? पोटेंशियल। अब आपको पोटेंशियल दे रखा होगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम और आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू, ठीक है, हम लोग कहाँ चले गए हम लोग, या सो लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे बोला कि देखो एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वही कांस्टेंट है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। 2 कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज भी हमारे पास कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम। अब हमारे पास हमें जो न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन होगी वो होगी पोटेंशियल की, ठीक है। सो पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो बाकी सारी वैल्यूज में पुट करके और आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1.22 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय √v मीटर। अब जो लैम्डा की वैल्यू बनेगी वो आपके पास ये वाली बन जाएगी, ठीक है। सो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो हमने यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करी, ठीक है। सो 1.226 you can just write it down, yes, just wait for the minutes। 1.226 into 10⁻⁻⁹ माइनस 19 ही माइनस 19 तो चार्ज में होता है, फिर बन जाएगा -9 अपॉन √Vm। सो ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा का, जब हमारे पास सिर्फ पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है, ये याद रखना, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे पुट करा है मास। अगर कोई और पार्टिकल होता तो फिर आपको कोई ना कोई मास गिवन होगा, ठीक है। और जब अगर इलेक्ट्रॉन का आया है केस, तब आपको ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हो। आप पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे पुट करो और इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, मतलब, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ ना कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में मैंने आपको फॉर्मूला लिखना बताया। और डी ब्रोगली के डिफरेंट फॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार नहीं भी आता है, तो इस फॉर्म में कई बार काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती है, कई बार पोटेंशियल दे रखा होता है। सो ये 3-4 फॉर्मुलाज हैं, थोड़ा सा माइंड में रखना। माइंड में आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखना है, दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन mv। सो बाकी ये वाले जो फॉर्मुलाज हैं ये तो आपके पास सिंपली ड्राइव किया जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी करे, ठीक है। सो आपको बस एक बार ये याद रखना है 1.226 इन 10⁻⁻9 ये मीटर में है अब, ठीक है। सो ये थी हमारे पास कुछ डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, किस तरीके से हमारे पास जो अगर लाइट बिहेव कर रही है, डुअल कैरेक्टर शो कर रही है, तो एक मैटर भी डुअल कैरेक्टर शो करेगा। सो इतना ही करते हैं इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। मैंने आपको डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी बता दिया, ठीक है। फिजिक्स में इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट को, पर हमने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना हमारे केमिस्ट्री में काम आ सकता है, ठीक है। सो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करेंगे। असली जो क्वांटम है उसको कराने से पहले हमको कुछ मैं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज करवाऊंगा, जैसे कि हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, कुछ डिफरेंशियल के कुछ फॉर्मूलाज, जो कि हमने क्वांटम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाद जंप कर जाएंगे अपना सिंपली ऑपरेटर्स पे, कि ऑपरेटर्स किस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ, एक जस्ट सिंपल सी नॉलेज थी, ठीक है। सो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।